स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आइए देखते हैं, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा। बीपीएससी प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति होने वाली है उसका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट हमने अभी कराया था, और जिसमें 75 जो प्रश्न है यानी कि सामान्य अध्ययन के हैं। आपको बता दें कि इसमें मैथमेटिक्स के भी प्रश्न होंगे और जीके जीएस के भी इसमें प्रश्न हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर भी हैं। तो मैथमेटिक्स के प्रश्नों को यहाँ पे हल नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका जो उसका पीडीएफ है यानी कि सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसमें जो शुरुआती के जो 20 प्रश्न हैं वो सामान्य कह सकते हैं कि रीजनिंग के प्रश्न हैं और गणित के प्रश्न हैं। और 21 नंबर जो सवाल है यहाँ से आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न यहाँ शुरू हो रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब है कि छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, और भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में ये शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के विषय में और भी कुछ बातें हैं कि भारत में सबसे ये छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 1000 मासिक सहायता प्रदान करते हुए महतारी वंदना योजना शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ में ही रामलला यानी कि दर्शन योजना शुरू की है, जिसके तहत सालाना यानी कि 20,000 निवासियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा प्रदान करने का एक प्रोग्राम भी यानी कि योजना शुरू की गई है। इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा है? और इसका सही जवाब है कि इसमें भारत का जो स्थान है यानी कि 42वां स्थान रहा है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। जबकि सूचकांक में अमेरिका जो है कि पहले स्थान पर रहा यानी कि शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसमें आपको बता दें कि ये जो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक का ये 12वां संस्करण जारी किया गया था 2024 में। तो इस तरीके से भारत का स्थान इसमें 42वां है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न अब चलते हैं। इसके बाद के प्रश्न हैं कि यहाँ से देख सकते हैं कि किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाली पहले भारतीय कौन हैं? और इसका सही जवाब है कि सुनील भारती मित्तल जो हैं, इसके सही जवाब हैं, यानी कि इसका सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। इनके विषय में आप जानते हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी यानी कि एयरटेल भारती इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं और इसके अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को क्या नाम दिया गया है? और इसका सही जवाब है कुछ हॉप स्पॉट्स का नाम दिया गया है। ये सही जवाब है, इसके लिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी किया? और इसका सही जवाब है कि झारखंड। इसका सही जवाब है कि झारखंड जो है वो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी किया है। और एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने जापान को 4-0 से हरा करके खिताब जीता था। तो सही जवाब है इसका, यानी कि झारखंड राज्य इसका सही जवाब है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? और इसमें भारत 126वें स्थान पे था। सबसे जो है कि इसमें शीर्ष पर जो देश रहा था यानी कि फिनलैंड जो है कि इसमें सबसे ऊपर रहा था, यानी कि फिनलैंड 1 नंबर पे था और भारत जो है कि इसमें 124वें स्थान पर था। और जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 180 देशों में भारत का जो रैंकिंग था वो 161वां था, जबकि 2022 में 150वें नंबर पे था भारत। इसके बाद के प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि ब्रेंडन फ्रेजर को है। ये उनको ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था द व्हेल के लिए। द व्हेल उनकी पिक्चर थे और उसके लिए उनको जो है कि ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? और इसका सही जवाब है, और इसका सही जवाब देखिए आपको दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि होयसल मंदिर कर्नाटक जो है वो भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, ये भारत का यानी कि 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। और
बिहार में जो बोध गया है, बोध गया का जो मंदिर है बिहार में, ये बौद्ध स्तूप जो है, यानी कि बिहार में बोध गया में ये वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में उसको शामिल किया गया था, यानी कि गया का जो बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन हैं? और इसका सही जवाब है कि आर वेंकटरमण जो हैं, ये भारत के वेंकटरमणी ये भारत के वर्तमान जो है कि अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि जिसको महान्यायवादी कहते हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के पद की व्याख्या की गई है। इसके बाद के प्रश्न हैं, और देखिए ये इसमें शुरुआत के जो 10 प्रश्न हैं वो करंट अफेयर के हैं, यानी कि ये आखिरी प्रश्न है करंट अफेयर का। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? और इसका सही जवाब है कि इसे लिसा जो है, जो एआई न्यूज़ एंकर हैं, उसको उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के प्रश्न आएंगे। इसमें देखिए 31वां प्रश्न है कि यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो वह किस प्रकार की गति करती हैं या उसकी गति कैसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो एक समान त्वरण से गति करेगा, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। यानी कि जब एक कण के द्वारा जो तय की गई दूरी है समय के वर्ग के समानुपाती होता है, तो वह जो कण होता है वो एक समान त्वरण से गमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से देखिएगा, अभी अगला प्रश्न है, ये फिजिक्स के प्रश्न है। देखिए कि एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार को दुगने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? और इसका सही जवाब है कि आप जानते हैं कि लेंस का जो आवर्धन होता है, यानी कि लेंस का जो m होता है, यानी कि HI/HO होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होता है, यानी कि इसको V/U भी कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वस्तु के आकार को दुगने आकार के, यानी कि ये जो वस्तु का m का जो मान हो जाएगा वो -2HO और ये हो जाएगा HO, यानी कि इस तरीके से ये जो है कि इसका आवर्धन का मान जो आएगा वो -2 आएगा। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि इसका आवर्धन जो होगा वो -2 होगा। यहाँ पे एक और सवाल देखिए, फिजिक्स का ही प्रश्न है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने यहाँ कुछ कट गया। देखिए यहाँ एक लड़का अपने दर्पण में अपने सिर को बड़ा शरीर के समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है, तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लड़का के जो है उसका जो प्रतिबिंब दिखता है कि अपने सिर को बड़ा दिखता है, यानी कि उसका सिर जो है कि बड़ा दिखाई देता है, शरीर को समान आकार का दिखाई देता है और उसके जो पैर हैं वो छोटे आकार के हो जाते हैं। यानी कि उसका सिर अगर बड़ा दिखाई देता है, इसका मतलब है कि वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो जो है कि वो दर्पण कौन सा है, तो यानी कि वो अवतल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे सकता है। उसके बाद से शरीर को समान आकार का, यानी कि उसका जो बाकी जो शरीर है वो एक समान दिखाई देता है, यानी कि वो समतल दर्पण होगा। और उसके पैर अगर छोटे दिखाई देते हैं, यानी कि निचला जो दर्पण का हिस्सा है वो उत्तल दर्पण है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल वस्तु से छोटा बनता है, जबकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। इसके नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न को आप देख सकते हैं कि देखिए अब इसका 34वां प्रश्न है कि क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा? यानी कि ऐसे स्थिति में क्या होगा कि एक तरफ पूरा दिन होगा और दूसरी तरफ पूरी रात होगी, क्योंकि जानते हैं कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो घूर्णन गति करती हैं और उसी के कारण दिन और रात होते हैं। और यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो जो भाग अंधकार में होगा वहाँ पर हमेशा अंधकार ही रहेगा, यानी कि रात रहेगी, और जो भाग प्रकाश में पड़ेगा वहाँ पर हमेशा प्रकाश रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब है कि एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है? सीमेंट का जमना किस चीज़ को मिलाने पर धीमा हो जाता है? और इसका सही जवाब है कि जब हम जिप्सम को मिला देते हैं, यानी कि जिप्सम को मिला देने के बाद से सीमेंट का जो जमना होता है वो धीरा हो जाता है, वो कम हो जाता है। जिप्सम क्या है? तो सामान्य तौर पे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। यह सामान्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में तथा क्षारीय मृदा को खेती योग्य बनाने में, यानी कि वो काम उपयोगी होता है। तो जिप्सम को मिला देने से सीमेंट में जमने की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है। उत्प्रेरक के विषय में आप जान सकते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है कि एक पदार्थ होता है जो किसी अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देता है या उसको कम कर देता है, यानी कि उसको अंग्रेजी में कैटलिस्ट बोलते हैं उत्प्रेरक को। तो यहाँ पे सवाल है कि जब अभिक्रिया में यानी कि उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तब क्या होगा, और देख सकते हैं कि वहाँ पे सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होगी, यानी कि उत्प्रेरक का जब हम प्रयोग करते हैं तब सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करेगा, यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि जो उत्प्रेरक होगा वो सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से इसके बाद वाले प्रश्न का हम देख सकते हैं कि एक समस्थानिक M अल्फ़ा एवं N बीटा विघटन के पश्चात अस्थायी समस्थानिक बनाता है। M और N के मान क्रमशः क्या होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पे आपको पहले एक बार समझना होगा कि यहाँ पे एक अल्फ़ा और एक बीटा विघटन की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि जब एक अल्फ़ा कण के उत्सर्जन पे जब परमाणु से जब एक अल्फ़ा कण का उत्सर्जन होता है तो उसमें परमाणु क्रमांक में 2 इकाई और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी होती है। जबकि अगर एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है सिर्फ, और उसके परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे इस आधार पे इसका सही जवाब इसमें यहाँ पे 8 और 6 दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, कारण है कि यहाँ पे कुछ इसका एक कहे कि डिस्कशन भी दिया हुआ है, मगर काफ़ी लेंदी तरीके से इसको मुझे कुछ याद आ रहा है इस संबंध में, लेकिन ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी ईजी वे में बताने का। ऐसे आप पर भी हम छोड़ दें इस प्रश्न को। अगर आपके पास भी अगर इसका सटीक कोई अगर कोई तरीका है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा कमेंट में भी इससे समझाएं। फिलहाल इसका आंसर आपको बता देते हैं, 8 और 6 है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि, और देखिए इसका अगला प्रश्न है, इसका ये 38वां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो रेडियो सक्रियता होती है, तो रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में केवल या तो अल्फा कण उत्सर्जित करता है या बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो इस तरीके से इसका भी जवाब ए है, यानी कि इसमें सही जवाब है कि केवल अल्फा या बीटा कण को उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु कौन सा था। 1978 में जो पैदा हुआ था, यानी कि पहला परखनली शिशु लुइस ब्राउन उसका नाम है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका। और टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978 को दुनिया की सफल जो है कि टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। तो इस तरीके से 1978 में जो टेस्ट ट्यूब बेबू यानी कि जिसे परखनली शिशु कहते हैं उसका नाम था लुइस ब्राउन, और ब्रिटेन में उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि, और इसके संबंध में देखिए एक और ऑप्शन है, इससे संबंधित भी कुछ बातें हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कनुप्रिया अग्रवाल जिसे पहले दुर्गा के नाम से भी जाना जाता था, उसका एशिया की वो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी होने का दावा किया जाता है, और उसका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में हुआ था। तो इस तरीके से आप इसके बाद के प्रश्नों को देख सकते हैं कि वंशागत ये सभी ये अब यहाँ से साइंस के सभी प्रश्न हैं, बायोलॉजी से संबंधित है। देखिएगा यहाँ से कि वंशगति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसका अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि इसका वंशगति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था, यानी कि वाल्टर सटन और थियोडोर वेबेरी ने किया था। और आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है जो 2 सेटों में होती हैं। इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है यहाँ पे कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क से संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है, यानी कि सेरेब्रल पाल्सी जो है कि एक मस्तिष्क विकार है और जो सामान्यतः देखा जाता है कि ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप कि अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ आपको कुछ विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे होने वाले कुछ रोग हैं। आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन, आप बारी बारी से सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ पे जो कैल्सीफेरॉल है
ये अस्थि रुग्णता से ये दिखा रहा है, सही है। उसके बाद से नियोसिन, ये पेलाग्रा यानी कि ये चर्मदाह बीमारी है, नियोसिन जो है। और इसके बाद की जो है कि कोबाला, ये कोबालामीन है, इससे संघातिक रक्ताल्पता की बीमारी होती है, जिससे देखिए ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कि राइबोफ्लोविन, ये बेरी से संबंधित हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, और थायमीन की कमी से ये बेरी होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यानी कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है कि वो सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो विटामिन्स के, उसका भी विषय में आप जान सकते हैं कि राइबोफ्लेविन जो है कि ये विटामिन B2 का नाम है, और इसकी कमी से ये जो दिया हुआ है कि बेरी, तो बेरी रोग नहीं होता है, इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देखिए आप, 43 प्रश्न होगा ये कि सबसे बड़ा पुष्प वाला पादप कौन सा है, सबसे बड़ा पुष्प वाला पादप कौन सा है। और इसका सही जवाब है कि सबसे बड़ा पुष्प वाला जो पादप है वो पर्ण मूल परजीवी होता है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसका सही जवाब है। और रिफ्लक्सिया जो है कि मलेशिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है। और जो वुल्फिया है वो सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा होता है। तो इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में सही जवाब दिया हुआ है। जबकि इसके बाद के प्रश्न हैं, ये फिजिक्स का प्रश्न है कि एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप। अब इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा कि अगर किसी एक गैस को केवल दाब पर द्रवित किया जा सकता है यदि इसका ताप किस तरह से होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कि एक गैस केवल दाब पर द्रवित की जा सकती है यदि इसका ताप जो है वो क्रांतिक ताप से कम हो एवं क्रांतिक ताप के बराबर हो। इसमें से दो इसका ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि इसमें से पहला ऑप्शन भी सही है कि क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी और सी इसके लिए सही जवाब है। तो इस तरीके से एक से अधिक जवाब हैं, तो इसके लिए ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। इसमें 2 पॉइंट इसमें सही दिए गए हैं। इसके बाद है कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्नों को देखिए। अयस्क का सांद्रण किया जाता है, यानी कि इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि भी है, झाग उत्प्लावन विधि होती है और भर्जन, इन तीनों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से ए, बी और सी इसका तीनों जवाब सही हैं, और एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है वो कौन सा है, यानी कि किस पदार्थ से सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। इसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिकतम वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में यह जो है कि 1000 गुना ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो होगा ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला ये पदार्थ है। इसके बाद के प्रश्न है कि पारिस्थितिकी, यहाँ से देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है। और इसका सही जवाब है कि यह चिपको आंदोलन का नारा था। चिपको आंदोलन के विषय में आप जानते हैं कि उत्तराखंड के चमोली जिले में ये 1970 के दशक में यह आंदोलन चला था। और इस आंदोलन के जो सूत्रधार थे, यानी कि इसके प्रवर्तक कह सकते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट, ये इन तीनों के सहयोग से यह आंदोलन शुरू हुआ था और 1970 के दशक में। और इसमें लोग जो है कि पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उसके लिए पेड़ से चिपक जाते थे। तो ये इसमें सही जवाब होगा कि चिपको आंदोलन का ये नारा था। और इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एपिको आंदोलन, ये भी चिपको आंदोलन के जैसा ही ये आंदोलन था। आप जानते होंगे कि चिपको आंदोलन के बाद से देश के कई हिस्सों में उस तरीके के आंदोलन चले जिसमें वृक्षों की कटाई का विरोध किया गया। और उसमें ये जो आंदोलन हुआ था 1983 में हुआ था, और ये कर्नाटका में हुआ था, एपिको आंदोलन, यानी कि चिपको को ही एपिको वहाँ की भाषा में कहा गया। और इसके बाद के प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जिसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय आप मान सकते हैं। तो वृक्ष जो है कि पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत हैं, और ये नवीकरणीय जो है कि जैव ऊर्जा के स्रोत भी हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी सही है इसके लिए। पुनः नवीनित का मतलब हुआ कि जिसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि नवीकरणीय है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन सा है। भारत में मीथेन जो गैस होती है, यानी कि जिसका मीथेन का रासायनिक सूत्र है यानी कि CH4 है। तो इसमें
भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत कौन है? तो देखिए, आप जानते हैं कि धान के खेतों में यानी कि दलदली वाले जगहों पे मीथेन गैस पाई जाती हैं और धान के खेत में ये धान का खेत जो है कि मीथेन का मुख्य स्रोत होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन हमने बताया कि CH4 इसका रासायनिक सूत्र है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं और यह मुख्यतः दलदल भूमि से उत्सर्जित होती है ये गैस। नेक्स्ट इसका प्रश्न देख सकते हैं आप कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ये अगला प्रश्न है और वायुमंडल की सबसे कम तापमान किस परत का होता है? तो इसमें सही जवाब है कि वायुमंडल की जो मध्यमंडल का परत जो होती है उसका तापमान सबसे कम होता है और इसका जो औसत तापमान होता है वो नेगेटिव यानी कि -85 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर देखेंगे तो ये -120 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है कि मध्यमंडल इसका सही जवाब होगा। -85 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। नेक्स्ट है कि यहाँ से आप देखिए हिस्ट्री के प्रश्न भी आ रहे हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समांतर सरकार का गठन किया गया था? ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि यहाँ पे संयुक्त प्रांत के बलिया में एक समांतर सरकार का गठन किया गया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के अलावा भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलनकारियों के द्वारा स्वतंत्र शासन स्थापित किया गया था। इसमें प्रमुख कुछ नाम है, जैसे बंगाल में मिदनापुर में जातीय सरकार, महाराष्ट्र के सतारा और उड़ीसा के तलचर के चासी यानी कि मौलिया या मजदूर का राज्य सरकार वहाँ पे था। तो इस तरीके से कि ये 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का यानी कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किए थे। इसके बाद से कई जगहों पे इसके लिए या इसके समर्थन में उसके लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को किया जा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें राजनीतिक हैं, आर्थिक न्याय हैं और एक और उसमें न्याय है यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजनीतिक न्याय भी हैं, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक न्याय जो है कि इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है, सांस्कृतिक न्याय का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? फ्री हिंदुस्तान एक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो तारक नाथ दास के द्वारा किया गया था। सैन फ्रांसिस्को में यानी कि अमेरिका में ये फ्री हिंदुस्तान पत्र निकाला जाता था। तो ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तारक नाथ दास, सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका से ये निकाला जाता था। यहाँ पे इसका अगला प्रश्न देखिए कि बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि मुगल शासक यानी कि अकबर के काल में पहली बार बिहार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था और 1574 ईस्वी में अकबर पटना नगर को जीता और अफ़गान शासक मुल्ला दाऊद खान किरवानी पटना से भाग गया था। तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ था और इस तरीके से आपको ये सिर्फ ये बताना था कि किसके शासनकाल में। तो सही जवाब है कि अकबर के शासनकाल में बिहार जो है कि एक मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था। इसके बाद के प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन काफ़ी चर्चित प्रश्न है और आप जानते हैं कि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसमें लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट का नाम आता है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, एनी बेसेंट यहाँ पे हैं। और भारत में होम रूल जो है आंदोलन आयरलैंड से लिया गया था और इसमें भारत में होम रूल आंदोलन के जनक माना जाता है एनी बेसेंट को। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर और 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और आप जानते हैं कि एवो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और इसके सबसे पहले जो है संस्थापक अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले यानी कि स्थापना के समय अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और
कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो उसके प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एवो ह्यूम इसके संस्थापक रहे थे, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास मुगल प्रशासन में ये विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि होती थी और उसे मदद ए मास कहा जाता था। मदद ए मास को सयुरगल भी कहा जाता था, यानी कि इसको सयुरगल के नाम से भी जाना जाता था। ये राजस्व मुक्त भूमि थी, यानी कि इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था और ये विद्वानों को दी जाती थी। सही जवाब यहाँ से है कि ये ऑप्शन बी होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, इधर कुछ जल्दी से थोड़ा सा लेते हैं हम लोग इसको। वंदे मातरम के रचनाकार थे यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति यानी कि उनकी प्रसिद्ध रचना थी आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ उपन्यास जो है 1882 में प्रकाशित हुआ था और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार यानी कि प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 इसके लिए सही जवाब है, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में किया गया था सोनपुर मेला के दौरान, और सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में, तो उसके दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? महात्मा गांधी के साथ भी कुछ लोग थे, इसमें देखना है। इसमें से कुछ नाम तो आप पहले से देखिए, ऑप्शन में ही सही दिख रहा है कि कौन कौन से लोग थे। इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई, नरहरि पारीख, इसके साथ साथ JB कृपलानी भी थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजरूल हक, ये सभी लोग उनके साथ थे। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महादेव देसाई भी सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, नरहरि पारीख भी हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें से कि किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जिसे जावा गर्त के नाम से जानते हैं, और हिंद महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है इसे जावा गर्त कहा जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में ही इसमें सी में ऑप्शन में है, यानी कि हिंद महासागर। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें 32 जो है वो प्रशांत महासागर में हैं, 19 जो है अटलांटिक महासागर में, और 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। प्रशांत महासागर से संबंधित जो है आपको याद होगा मेरियाना गर्त, ये जो है कि सबसे गहरा बिंदु है और ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें बुक्सा जो है वो इसमें से देखना है कि कौन सा पहले कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखिए, ये एक तरफ जो है कि कुछ ये टाइगर रिजर्व्स के नाम दिए गए हैं, यानी कि बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, और ये संबंधित राज्य हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुक्सा है वो बिहार, ये बुक्सा का संबंध जो है कि ये बिहार से दिखाया गया है, ये पहला ही जो है कि ये गलत है। बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व हैं और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि यहाँ पे बिहार नहीं बल्कि पहला जो है कि वो पश्चिम बंगाल होना चाहिए। ये पहला ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है, बाकी इसका मतलब है कि सही है, यानी कि दम्फा ये मिजोरम में है, नामेरी असम में है, और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। इसके बाद के प्रश्न है कि सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती हैं कहाँ होती हैं, ये बताना है। तो आप जानते हैं कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, यानी कि सभी खास वायुमंडलीय क्रियाएं यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, जिससे मौसम की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। वायुमंडल के निचले मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और क्षोभ मंडल आदि नामों से जाना जाता है। तो इसके लिए यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं। नेक्स्ट यह है कि टकला मकान जो है मरुस्थल, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। टकला मकान ये मरुस्थल है और ये कहाँ है? तो ये चीन देश में स्थित है, और टकला मकान मरुस्थल मध्य एशिया के यानी कि झिंजियांग क्षेत्र में, यानी कि जो चीन में अवस्थित है वहाँ पे विस्तारित हैं। और संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, आप जानते हैं कि सहारा मरुस्थल है, वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जबकि
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब यहाँ पे चीन है। मरुस्थल से संबंधित है ये। टकलामाकान मरुस्थल है, ये चाइना में है। और हमने बताया कि जो सहारा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, और थार मरुस्थल जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न आइए देख लेते हैं अब कि हिंद महासागर विश्व का बताना है कि सबसे बड़ा है, सबसे छोटा, या फिर किस प्रकार का ये महासागर है। तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऐसे आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला हुआ है, यानी कि जो इसका कुल क्षेत्रफल है ये हैं 7 करोड़ से भी ज़्यादा, इसका 7 करोड़ से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और यह एक तरफ से प्रशांत महासागर से और दूसरी तरफ से अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महासागर जो है कि ये प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उच्च न्यायालय, ये देखना है कि भारतीय उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। भारतीय उच्चतम न्यायालय, सॉरी ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रहा है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी और 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पे इसका उद्घाटन जो हुआ था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो भी दिए गए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन इस हिसाब से सही नहीं है, यानी कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट इसके प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया था, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का जो अधिकार है, आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। और ये संविधान के अनुच्छेद जो है, यानी कि यहाँ पे स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसके तहत 21A में इसका जिक्र किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको दिया गया है। और जो 86वां ये संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और उसके तहत 21A के अंतर्गत, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत समावेशित किया गया था। और 1909 में अधिकार ये आया था, लेकिन प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। ये अगला प्रश्न है। संविधान का मौलिक ये कौन सा जो अधिकार है मौलिक अधिकार, उस संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और इसका सही जवाब है कि अनुच्छेद 32 जो हैं, जिसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी माना था। और ये भी कहा था कि इसके बिना संविधान एक तरीके से मृतप्राय हैं, यानी कि मृत हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन इसका ई है, क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अब कि नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे। काफ़ी आसान सा प्रश्न है यहाँ पे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है यहाँ से कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। और इसका सही जवाब है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है उसमें भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहाँ पर प्रदान की गई है। और भारत में एक अनोखी विधायी शक्ति है जिसे अध्यादेश कहा जाता है, और ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। भारतीय संविधान के अध्यादेश का प्रावधान लाया गया है भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उससे लिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित 3 प्रकार के न्याय में कौन सा न्याय शामिल नहीं है। ये प्रश्न शायद इसके पहले भी रिपीट हो चला है। इसका सही जवाब है कि सांस्कृतिक न्याय जो है उसमें शामिल नहीं है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था। काफ़ी चर्चित प्रश्न है। अल हिलाल ये
किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? एक समाचार पत्र था और इसका सही जवाब है कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको शुरू किया था और अल हिलाल एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। 13 जुलाई 1912 को कोलकाता से निकाला गया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट यहाँ से है प्रश्न कि महाधिवक्ता के प्रसादापर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। ये बताना है कि इसमें कुछ खाली स्थान यहाँ पे हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन जो है कि सूटेबल होगा उसके लिए। तो इसका सही जवाब है कि महाधिवक्ता जो हैं कि राज्यपाल के प्रसादापर्यंत अपने पद पे बना रह सकता है। इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। और इसमें भी कुछ अनुच्छेद से संबंधित बातें हैं कि संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है, यानी कि जो महाधिवक्ता जो पद हैं वो अनुच्छेद 165 के तहत उसका प्रावधान किया गया है और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती हैं। तो महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, उसे हटाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है और वो जो है कि उसका कार्यकाल यानी कि वो राज्यपाल के प्रसादापर्यंत होता है, यानी कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है। इसके बाद के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? आज़ादी के बाद सबसे पहले किस बंदरगाह को बनाया गया था? और इसका सबसे सही जवाब है कि जो कांडला बंदरगाह है, ये कांडला जो गुजरात में है और उससे जो है कि कांडला बंदरगाह जो है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था और ये कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि इसमें भारत भी है। भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैंड, ये सभी देश जो हैं वो कच्चे पटसन के उत्पादक देशों में शामिल हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। भारत, बांग्लादेश और यहाँ पे दिया गया है चीन, थाईलैंड। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड ये सभी जो हैं कि उसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। लेकिन यहाँ पे सही जवाब यानी कि यहाँ पे भारत होगा, यानी कि प्रमुख उत्पादक देशों में भारत का नाम अग्रणी है, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब है इसके लिए। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन का। इसके बाद जो डीएलएड विषय के जो 75 जो मार्क्स के प्रश्न हैं तो उसको नेक्स्ट यानी कि दूसरे तरीके से उसको कोशिश किया जाएगा उसको दूसरे वीडियो में। पहले आप देखिए सामान्य अध्ययन में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल रहे हैं, इसके बाद से लगातार वीडियो जारी होगा, आप देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।